एक खंडहर नुमा घर जिसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। मेघना अपने घर में अपनी मां के साथ एक कमरे में सोई हुई थी। नींद में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। डर के मारे वो पसीने से भीग चुकी थी। तभी अचानक वो बहुत जोर से चिल्ला कर उठी और उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा है। फोन में उसकी फ्रेंड शीतल की कॉल आ रही थी। उसने हांफते हुए उसकी कॉल रिसीव की। हेलो मेघना, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह हाफ क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं शीतल, मैंने तुम्हें वो सपना बताया था, याद है? वो जगह बार बार मेरे सपनों में क्यों आती है? ऐसा लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, बार बार वही सपना। कैसे हो सकता है ये? अरे बाबा, ये तेरे मन का वहम है। एक बार जिस चीज का डर मन में बैठ जाता है तो निकल नहीं पाता। तू बार बार उस चीज के बारे में सोचती है, इसलिए तुझे बार बार वो जगह सपने में दिखाई देती है। तू चिंता मत कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और मैंने तुझे इसलिए कॉल की थी कि आज शाम को हम घूमने जा रहे हैं, तो चुपचाप हमारे साथ आ जाना। अरे लेकिन माँ को अकेले छोड़कर कैसे आऊँ? तुझे तो पता है ना माँ की हालत के बारे में। हाँ बाबा, पता है, लेकिन एक दिन के लिए मैनेज कर लेना। अपनी पड़ोस वाली आंटी को बोल दे, एक दिन के लिए वो आंटी का ध्यान रख लेंगी। वो भी तो बहुत बार अपने बेटे को तेरे पास छोड़कर जाती हैं। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को मेघना अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गई। विक्की, समीर, नैतिक, शीतल और मेघना, पांचों दोस्त अपनी गाड़ी में एंजॉय करते हुए मेहरगढ़ की ओर निकल गए। मगर मेघना का मन अभी भी बेचैन था। अरे बाबा, क्या हो गया है तुझे? आज तो हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तब भी तो खुश नहीं है। किस लिए इतनी परेशान है? कुछ नहीं यार, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई तो अनहोनी होने वाली है। कोई तो है जो मुझ पर नजर रखे हुए है। अरे यार, तू क्या देखने लगी है आजकल, जो तेरा दिमाग ऐसा हो गया है? थोड़ी कम भूतिया नॉवेल्स पढ़ा कर तो तेरा दिमाग थोड़ा ठिकाने रहेगा। पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें सोचती रहती है। रात को रोड बिल्कुल खाली था, तो समीर फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। तभी अचानक रास्ते पर उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे यार, अब ये गाड़ी कैसे बंद पड़ गई? पिछले हफ्ते ही तो सर्विसिंग कराई थी इसकी, टैंक भी फुल है। रुक, मैं देखता हूँ, तू जल्दी से टॉर्च लेकर आ। समीर ने टॉर्च निकाली और विकी ने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी का इंजन पूरी तरह गर्म हो चुका था और अंदर की तार भी जल चुकी थी। अरे यार, तार भी जल गई। अब तो जब तक मैकेनिक इसे आकर ठीक नहीं करेगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। और मुझे लगता नहीं कि इस टाइम यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा। पूरा खेत और जंगल का इलाका है ये। आज रात बिताने के लिए आसपास कोई जगह देखनी होगी। शायद खेत के बीच कोई झोपड़ी वगैरह बनी हुई हो। बताओ, अब तुम लोग क्या करना है? गाड़ी के अंदर बैठकर ही पूरी रात बितानी है या रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी है? रुकने के लिए कोई जगह ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आधी रात को इस तरह रास्ते के बीच गाड़ी के अंदर रुकना भी सेफ नहीं है। गाइस, ये इस जगह को मैं जानती हूँ। ये वही जगह है यार जो मेरे सपने में आती है, और जो महल मुझे दिखाई देता है वो भी यहाँ पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ओह कम ऑन यार मेघना, तू कहाँ सपने को रियलिटी से जोड़ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देख तो, पूरा खेत और जंगल का इलाका है ये। यहाँ पर कहाँ तेरा वो महल आएगा? अरे नहीं नहीं, मेघना मैडम बोल रही है तो महल तो यहाँ पर जरूर होगा। यार मेघना, मुझे तो लगता है तुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। पता नहीं क्या क्या सोचती है और क्या क्या बोलती है। यहाँ दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और तू कह रही है कि यहाँ वो महल है जो तेरे सपने में आता है। सपनों की दुनिया में नहीं है तू, हकीकत है ये। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है ना? लेकिन मैं जानती हूँ कि ये वही जगह है, और मुझे ये भी पता है कि वो महल कहाँ पर है। अगर यकीन नहीं मुझ पर तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। मैंने इस पूरी जगह को अपने सपनों में अच्छे से देखा है। अच्छा तो ठीक है, फिर लेकर चला मैं वहाँ। और अगर हमें आज तेरा महल नहीं मिला तो पक्का तुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर ही जाएंगे। हमें भी पागल कर दिया है तूने। मेघना के साथ वे सब गाड़ी से उतरे। मानव ने गाड़ी को लॉक किया और मेघना उन्हें जंगल के रास्ते से होते हुए दाएं तरफ ले गई। थोड़ी देर तक तो उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखो देखो, कितना बड़ा महल है ना यहाँ पर।
मेघना, क्यों फालतू के चक्कर कटवा रही है इतनी रात को? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। बस थोड़ी दूर और सामने ही वो महल है। वो सब अब मेघना से इरिटेट होने लगे थे, मगर जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े तो सामने सचमुच एक महल था। उस महल को देखकर वो सब चौंक गए और मेघना की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा था ना, ये वही जगह है और मैं जानती हूँ ये महल मुझे खुद अपने पास खींच कर लाया है। मेरी जिंदगी का कोई राज यहाँ छुपा है, इसलिए इस महल ने मुझे अपने पास बुलाया है। मेघना यार, हो सकता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस हो, और अगर तुम्हें लगता है कि इसका वास्ता तुम्हारी जिंदगी से है तो चलो महल के अंदर जाकर देख लेते हैं। वैसे भी आज रात रुकने के लिए हमारे पास कोई जगह भी तो नहीं है, तो हम आज की रात यहीं बिता लेंगे। मेघना उन सब के साथ आगे बढ़ी। तभी सामने से उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। वो इतना बूढ़ा था कि चलते हुए पूरा शरीर कांप रहा था, पर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो गुस्से में उनकी ओर बढ़ा। जानते नहीं हो क्या इस जगह के बारे में? क्यों अपनी मौत को न्योता देने आए हो? शांत है वो इतने सालों से, अगर जाग गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे अंकल, ये ऐसी लोकेशंस पर आपके जैसे लालटेन वाले बुढ़े फिक्स होते हैं क्या? बेफालतू में डराने आ जाते हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये जगह इतनी खतरनाक है तो रात के 12 बजे आप महल के पास क्या कर रहे हो? आपकी उम्र हो गई है चाचा, अपने घर जाओ और जाकर सो जाओ आराम से। बूढ़ा कांपती हुई आवाज में उन पर चेतावनी देता हुआ वहां से निकल गया। वो पांचों महल की तरफ बढ़े। मेघना ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी मेघना की तरफ ही देख रहा था। उसने मेघना को एक अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान मेघना को और भयभीत कर गई। वे पांचों अब महल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर ढेर सारे ताबीज बंधे हुए थे। ये ताबीज ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति को अंदर रोक कर रखने के लिए इन्हें बांधा गया है। अरे यार, अब तो जो भी हो, इन ताबीजों को तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा, वरना तेरे सपने की सच्चाई कैसे पता चलेगी कि किसने तुझे यहाँ बुलाया है। समीर ने बिना कुछ सोचे समझे उन ताबीजों को तोड़ दिया। उसने महल का दरवाजा खोला। वो जैसे ही महल के अंदर पहुंचे तो वहां घुप अंधेरा था। विक्की ने अपने बैग से टॉर्च निकालकर उसे जलाया तो महल में हर तरफ जाले लगे हुए थे और पूरा महल मानो धूल की चादर में लिपटा हुआ था। हर तरफ से एक अजीब सी किरकिर की आवाज गूंज रही थी। तभी विक्की ने टॉर्च को दूसरी दिशा में घुमाया और तभी एक चमगादड़ों का झुंड आकर उनके ऊपर झपट पड़ा। ओह माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि यहाँ चमगादड़ होंगे। अगर ये एक बार शरीर से चिपक गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। निकलो यहाँ से, ये बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक चमगादड़ उनके सर पर मंडराने लगे। वो सभी दौड़कर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन हवा के झोंके से दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो जाम हो गया। जैसे तो वो महल चाहता ही नहीं था कि अब वो पांचों उस महल से बाहर निकल सके। अरे, अब इस दरवाजे को क्या हो गया? खुले क्यों नहीं रहा? कहीं तू हमें सच में भूतिया महल में तो नहीं ले आई? पता नहीं यार, पर यहाँ कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। जैसे ही मेघना ने ये कहा, एक जोर का झोंका आया और चमगादड़ों की किर किर वाली आवाज अचानक शांत हो गई। वे पीछे मुड़े। जहाँ कुछ ही पल पहले चमगादड़ मंडरा रहे थे, अब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो यहाँ चमगादड़ों का झुंड था और अब एक भी नहीं दिख रहा। जितनी जल्दी हो हमें यहाँ से निकलना होगा। पुराने महलों में आने जाने के लिए काफी सारे दरवाजे होते थे। इस दरवाजे के अलावा भी यहाँ बाहर जाने के लायक कोई ना कोई दूसरा दरवाजा जरूर होगा। हमें वो ढूंढना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा मिलेगा। मुझे तो लगता है हम इस महल के जाल में फंस गए हैं और अब ये महल हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा। मेघना, तू पहले रोना बंद कर और शुभ शुभ बोल। एक तो हम सब पहले ही तुम्हारे सपने से इतने ज्यादा डरे हुए हैं और तुम हमें अपनी बातों से और डरा रही हो। वो सभी दूसरा दरवाजा ढूंढने के लिए पीछे की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें वहां पर घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जैसे तो कोई अपने पैरों में घुंघरू पहने उनकी ओर ही बढ़ता हुआ आ रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और चारों तरफ से वो आवाज उनके कानों में गूंजने लगी।
अचानक फिर से चमगादड़ों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और खुद को बचाने के लिए वो सभी इधर उधर भागने लगे। भागते भागते मेघना छिपने के लिए ऊपर की तरफ भागी। उसके पीछे चमगादड़ों का झुंड था। उसने देखा कि सामने एक कमरे का दरवाजा खुला है, तो वो चमगादड़ों से बचने के लिए सामने के उस कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। वो अभी भी बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने कुछ देर वहां चैन की सांस ली। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे तो कोई बड़ी दर्द भरी आवाज में कुछ गा रहा हो। ये कैसी आवाज आ रही है? ये गाने की आवाज तो मुझे मेरे सपने में भी सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। लेकिन मेरे अलावा यहाँ पर और कौन है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? या कहीं ये चारों ही तो मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहे? शीतल, विकी, समीर, नैतिक, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? देखो प्लीज अपना मजाक बंद करो, मुझे सच में डर लग रहा है। मेघना को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे कमरे में घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो कमरे की खिड़की बड़ी ही तेज आवाज के साथ खुली। कमरे के अंदर जैसे ही चांद की हल्की रोशनी पड़ी तो दूसरी तरफ एक परछाई उभरी, बिखरे बाल और नृत्य करती हुई एक स्त्री। उस परछाई को देखकर मेघना मानो उसकी ओर ही खिंचती चली गई। मेघना ने कमरे में अंदर की तरफ बढ़कर देखा तो एक बड़ी ही खूबसूरत नर्तकी के कपड़े पहनी एक औरत उसकी ओर पीठ करके खूब सुंदर नृत्य कर रही थी। उसके घुंघरू की आवाज और संगीत की धुन उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेघना एक टकटकी लगाकर बस उसे ही देखे जा रही थी। तभी अचानक उसने नृत्य करना बंद कर दिया और अचानक वो मेघना की तरफ पलटी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। आंखों की पुतलियां पलटकर ऊपर को हो चुकी थी और चेहरे का मांस गलकर उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। शरीर पर भी हर जगह कीड़े लिपटकर उसके सड़े हुए मांस को खा रहे थे। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मेघना की चीख निकल गई। वो औरत अचानक से मेघना के ऊपर झपटी, मगर इससे पहले वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाती, अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और वो औरत कहीं गायब हो गई। मेघना ने देखा तो उसके दोस्त भागते हुए उसके पास आ रहे थे। उन्हें देखकर उसका मन कुछ शांत हुआ और वो जल्दी से उठी। अच्छा हुआ तुम मिल रही हमें, ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम सच कह रही थी, कुछ तो अजीब है इस जगह में, मगर पता नहीं तुम्हारे सपने से इसका क्या वास्ता है। उठो और जल्दी चलो यहाँ से। नैतिक ने मेघना का हाथ पकड़ा और वो पांचों वहां से नीचे की तरफ भागे। बाहर जाने का दरवाजा अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, मगर उन सब ने मिलकर जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। पहले उनकी जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अब एक बार में ही स्टार्ट हो गई। उसी वक्त वो लोग वहां से निकल गए, मगर वहां से निकलने के बाद भी मेघना के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बहुत बुरी तरह सहमी हुई थी। मैं जानती हूँ मेघना कि तुम्हारे सपनों का आज हकीकत से सामना हुआ है। ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम डरो मत, हम वहाँ से वापस आ गए हैं। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मेघना ने शीतल की तरफ देखा, मगर उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग पहले ही 6 घंटे की ड्राइव करके वहां पहुंचे थे और वापस आते हुए भी उन्हें गाड़ी चलाते हुए लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। सुबह की हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। तभी समीर में एक ढाबे के पास अपनी गाड़ी रोकी। यार बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे भी कल रात से दिमाग खराब चल रहा है मेरा। अरे तो अभी भी क्यों बुत बनकर बैठी है? जो बीत गया सो बीत गया, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उनके कहने पर मेघना गाड़ी से उतर गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो ढाबे के अंदर जाकर खाने के लिए बैठे। टेबल पर खाना सर्व हुआ। मेघना के सामने पानी का भरा गिलास रखा था। उसने जैसे ही उसके अंदर देखा तो उसमें उसे उसी औरत की परछाई दिखाई दी जो पीछे से उसकी ओर झपट रही थी। ये देखकर मेघना ने उस गिलास को उठाकर दूर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीने से भीग गया। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त भी बुरी तरह घबरा गए।
वो मुझे मार डालेगी। वो यहाँ तक मेरे पीछे आ गई है। मुझे उससे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेघना, यहाँ कोई नहीं है। प्लीज डरना बंद करो। कल जो हुआ उसे भूल जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाइस प्लीज चलते हैं यहाँ से। मेघना की हालत देखो। मेघना की हालत देखकर वो सब वहां से निकल गए। सबसे पहले उन्होंने मेघना को उसके घर ड्रॉप किया। मेघना की बीमार माँ अपने बिस्तर पर लेटी सोई हुई थी। मेघना ने अपनी माँ और अपने बंजर घर की हालत देखी तो परेशान होकर चारपाई पर बैठ गई। समझ नहीं आता ये कैसी जिंदगी दी है भगवान ने मुझे। पैदा हुई तो पापा को छीन लिया और जब से होश संभाला तब से माँ को इस चारपाई पर ही देखा। पता नहीं माँ कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं। मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे कि माँ को इतना दुख सहना पड़ा। और कल रात जो हुआ उसके बाद तो मेरा मन और ज्यादा घबरा रहा है। मेघना की आवाज सुनते ही उसकी माँ की नींद टूट गई। वे धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और लड़खड़ाती आवाज में मेघना को पुकारने लगी। आ गई तू, जरा मुझे एक गिलास पानी दे दे। मेघना ने सहारा देकर अपनी माँ को उठाया और उसे पानी पिलाया। उसकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि पानी पीते हुए भी आधा पानी उनके मुंह से नीचे गिर रहा था। मेघना हर रोज अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगती थी। ना तो इतने सालों से उसकी माँ की हालत में कोई सुधार आया था और ना ही भगवान उन्हें अपने पास बुलाता था। अपनी माँ का दुख देखकर मेघना हर दिन तड़पती थी। रात हुई मगर मेघना के दिमाग से कल रात की बातें नहीं जा रही थी। उसे बार बार आंखें बंद करते ही वो जगह और वो औरत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। आखिर क्यों दिखती है मुझे वो जगह, और वो मेरा वहम भी नहीं है। उस जगह को कल मैंने अपनी आंखों से देखा है और वही औरत, वही नृत्य, वही गाने की आवाज। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका नाता मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा। ये सब सोचते सोचते मेघना की आंख लग गई। बड़ी मुश्किल से उसे आज नींद आई थी मगर जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगी तभी उसे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से वो अचानक से नींद में हड़बड़ा कर उठी। कुछ पल के लिए वो आवाज शांत हो गई। मेघना को लगा शायद वो कोई ऐसा सपना देख रही थी, मगर वो जैसे ही दोबारा अपनी आंखें बंद करने लगी तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की वही आवाज हुई। इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया होगा? अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो माँ की नींद टूट जाएगी। माँ की नींद न टूट जाए इसलिए मेघना ने दरवाजा खोल दिया, मगर दरवाजे के बाहर उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत अपने चेहरे पर घूंघट लिए ठीक उसके सामने खड़ी थी। मेघना ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेघना के इतना पूछते ही उसने कसकर मेघना का हाथ पकड़ लिया। हवा के झोंके से उसके चेहरे का घूंघट हटा तो मेघना की जान उसके हलक में अटक गई। उसका चेहरा ठीक वैसा ही था मेघना को जो आत्मा महल में दिखाई दी थी। आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई और चेहरे और शरीर का मांस सड़ा हुआ जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। मेघना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर तभी उस भयानक औरत के मुंह से एक काले रंग का धुआं निकला। मेघना अचानक हवा में ऊपर उठी और उसके शरीर में वो काला धुआं जाकर समा गया। मेघना वहीं पर निढाल होकर गिर पड़ी और उसके घर का दरवाजा खुद ब खुद एक तेज हवा के झोंके के साथ बंद हो गया। पिछले भाग में आपने देखा मेघना को बार बार एक डरावना सपना परेशान कर रहा था। वो और उसके दोस्त एक ट्रिप पर जा रहे थे जब अचानक उनकी कार खराब हो गई। कार जहां रुकी वहां एक प्राचीन महल था जो मेघना के सपनों में बार बार नजर आता था। सपने का रहस्य जानने के लिए मेघना के दोस्त उसे उस महल के अंदर ले गए। वहां अचानक चमगादड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ा। तभी उन्हें एक औरत दिखी जिसके पैरों में पायल थी और वो नृत्य कर रही थी। लेकिन जब मेघना ने उस औरत का चेहरा देखा तो डर से उसकी चीख निकल गई। सभी डरकर वहां से भागे और घर पहुंचे। लेकिन उस रात वो रहस्यमयी औरत मेघना के घर आई और उसने मेघना के शरीर पर कब्जा कर लिया। रात के लगभग 3 बजे होंगे। मेघना की माँ अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसे बड़ी तेज ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा मगर अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गोमती के मन में घबराहट होने लगी। उसने घबराते हुए मेघना को आवाज लगाई, मेघना, मेघना,
ये कैसी आवाज है बेटा? क्या हो रहा है यहाँ पर? मेघना? कमरे में आने वाली वो ठक ठक की आवाज उसी वक्त बिल्कुल शांत हो गई। गोमती को अंधेरे कमरे में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। गोमती घबरा उठी। तभी कमरे में एक रोशनी हुई। मेघना उसके सामने हाथ में मोमबत्ती लिए बढ़ रही थी। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी मेघना के चेहरे पर पड़ी, गोमती की रूह कांप उठी। मेघना का पूरा माथा खून से भरा था और वो किसी डायन की तरह हंस रही थी। उसने अपने मुंह पर उंगली रखी और हंसते हुए माँ को चुप रहने का इशारा किया। मेघना, ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? और ये चोट कैसे लग गई? आजा बेटा, तेरे माथे पर पट्टी बांध देती हूँ। गोमती ने दुपट्टा लिया और मेघना के माथे का खून साफ करने लगी, मगर मेघना ने अचानक उसके हाथ से दुपट्टा झटक कर दूर फेंक दिया और अपने हाथ पांव मरोड़ने लगी। गोमती उस नजारे को देख बुरी तरह डर गई। मेघना, होश में आ मेरी बच्ची। ये तो क्या कर रही है? मेघना ने गुस्से से भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने अपने हाथ पैरों को अजीब तरह से मरोड़ा, जैसे कोई बेकाबू ताकत उसे खींच रही हो। धीरे धीरे वो अपने हाथ पैरों के बल उल्टी चलती हुई अपने बिस्तर तक पहुंची, मानो कोई अनजानी ताकत उसका साथ दे रही हो। दीवार की ओर मुंह करके वो बैठ गई और दबी रहस्यमयी आवाज में किसी से बात करने लगी। गोमती को यकीन हो गया था कि मेघना के साथ कुछ भयानक हुआ है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप भगवान का नाम जपते हुए वो अपने बिस्तर पर लेट गई। उसका मन डर और प्रार्थना से भरा हुआ था। अगली सुबह जब गोमती की आंख खुली तो उसने देखा कि मेघना अभी भी अपने बिस्तर पर लेटी थी, बिल्कुल बेजान सी। मेघना बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तेरे माथे की वो चोट? गोमती की पुकार से मेघना की नींद टूटी। उसने धीरे से आंखें खोली और अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, मानो किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। उसके माथे की चोट में कीड़े रेंग रहे थे, जो देखकर गोमती का दिल दहल गया। लेकिन मेघना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दर्द, न डर, न कुछ। वो बस एकटक अपनी माँ को देखे जा रही थी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। उस रात जब ये अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी, तभी ये सब हुआ है। कुछ न कुछ तो अजीब जरूर घटा है। अब तो वही लोग मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। गोमती के सिरहाने एक पुराना कीपैड फोन रखा था। उसमें मेघना के सभी दोस्तों के नंबर थे। गोमती ने शीतल को फोन किया और उसे मेघना की हालत के बारे में बताया। क्या? ये आप क्या बोल रही हैं आंटी? मैं अभी घर आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मेघना को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। शीतल ने तुरंत कॉल कट की और समीर को फोन लगाया। बहुत बड़ी परेशानी हो गई है समीर, तुम जल्दी से मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। हमें मेघना को अस्पताल लेकर जाना होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल से काम चलेगा। कुछ ना कुछ और ही बात लग रही है मुझे। अरे तुम ज्यादा सोचो मत। मेघना ने उस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया है। ज्यादा सोच रही है वो उस बात के बारे में, इसीलिए उसके साथ शायद ऐसा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। समीर ने शीतल को उसके घर से लिया और दोनों मेघना के घर पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर मेघना पर पड़ी, उनके चेहरे पर हैरानी और डर छा गया। मेघना की हालत देखकर उनका दिल बैठ गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर एक रात में उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है। उसका चेहरा बेजान, आंखें खोखली और शरीर मानो सारी ताकत खो चुका हो। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर चुप खड़े रहे। उनके मन में सवाल और डर का तूफान उठ रहा था। तुम दोनों सच सच बताओ बच्चों, उस रात क्या हुआ था जब तुम लोग बाहर घूमने गए थे? कुछ हुआ था क्या बाहर जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? हाँ आंटी, वो नहीं आंटी, कुछ भी नहीं हुआ। लगता है मेघना की तबीयत ठीक नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। समीर ने शीतल को चुप रहने का इशारा किया
और वो दोनों मेघना को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर अंदर मेघना के माथे पर बैंडेज कर रहे थे, तभी शीतल ने समीर की ओर देख रही थी। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुमने आंटी से झूठ क्यों बोला कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था? अगर मेघना को कुछ हो गया तो जानते हो ना, उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। हमें आंटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बेवकूफ मत बनो शीतल, मेघना को कुछ भी नहीं हुआ है। उसने बस बातों को अपने दिमाग पर हावी कर लिया है। और अगर हम ये सब आंटी को बता देते ना, तो जानती हो ना उनकी तबीयत और खराब हो जाती। वो पहले ही इतनी बीमार रहती हैं। तुम उन्हें ये सब बता देती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। तुम ठीक कह रहे हो समीर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल मेघना को देखकर आते हैं, शायद उसकी बैंडेज हो गई होगी। मेघना की बैंडेज करवाकर वो दोनों उसे गाड़ी में ले आए, लेकिन वो अभी भी ना तो अपनी पलकें झपका रही थी और ना तो उन दोनों की तरफ देख रही थी। अरे मैडम, क्या हो गया है तुझे? कोई भूत घुस गया है क्या तेरे अंदर, जो ऐसी शक्ल बनाई हुई है? उस रात वहाँ महल में जो भी हुआ उसे भूल जा। दुनिया में बहुत ही जगहें हैं ऐसी जहाँ ऐसी आत्माएं भटकती हैं। अब हर चीज को अपने दिमाग पर हावी तो नहीं होने दे सकते ना हम। समीर, मुझे लगता है कि हमें मेघना को मंदिर लेकर जाना चाहिए। वो मंदिर जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, और हो सकता है उसके मन में जो ये भारीपन हो रहा है ये भी मंदिर जाने के बाद कम हो जाए। तुम एक काम करो, गाड़ी मंदिर की तरफ ले लो। शीतल ने जैसे ही ये बात कही, मेघना का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ से घुमा दिया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सीधी सामने के पेड़ से जाकर टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि समीर का माथा सीधा स्टीयरिंग पर जाकर लगा और उसके माथे पर गहरी चोट लग गई। उसके माथे से खून टपक कर नीचे गिर रहा था। डर के मारे शीतल हाफ रही थी। मेघना पीछे बैठी शीतल की तरफ मुड़ी और उसकी गर्दन को उसने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो आज के बाद इससे दूर रहियो, वरना इसके साथ साथ तू भी मरेगी। मेघना के मुंह से ये बात सुनकर शीतल के होश उड़ गए। उसका दम घुट रहा था। मेघना के हाथों की पकड़ से उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। मेघना ने एक झटके से उसकी गर्दन को छोड़ा और गाड़ी से निकलकर वहां से चली गई। शीतल ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और समीर को हॉस्पिटल लेकर गई। ओह माय गॉड, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। अगर इन्हें यहाँ लाने में आप थोड़ी भी देर और कर देते तो हमारे लिए इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे कुछ भी करके मेघना से दूर रहना होगा, और नैतिक और विकी को भी इस बारे में बताना होगा। अगर हमने मेघना की मदद करने की कोशिश की तो हम भी फंस जाएंगे। वो छोड़ेगी नहीं हमें। शीतल ने नैतिक और विकी को कॉल करके हॉस्पिटल में बुलाया और उनको सारी बात बताई। ये सब सुनकर वो दोनों भी घबरा गए। अगर ऐसी बात है तो मेघना से दूर रहना ही बेहतर है। आज समीर की जान जाते जाते बची है, कल को हम में से कोई हुआ तो क्या करेंगे? समीर की किस्मत अच्छी थी जो बच गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी किस्मत भी उतनी ही अच्छी हो। मेघना की हालत देखकर सबने उससे पल्ला छुड़ा लिया। कुछ देर बाद मेघना अपने घर पहुंची और सीधी जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो गुस्से में दीवार की तरफ लगातार देखे जा रही थी और अपने सर को बार बार तेजी से हिला रही थी। उधर गोमती कांपती आवाज में उसे समझाते हुए बोली कि थोड़ा आराम कर ले, सर में जरूर दर्द हो रहा होगा। और मन ही मन सोचने लगी कि शीतल और समीर उसे छोड़ने आए थे या नहीं। शायद वे उसे सिर्फ बाहर तक छोड़कर लौट गए होंगे। गोमती शीतल से बात कर ही रही थी तो शीतल ने गुस्से से गोमती से कहा, चुप हो जा बुढ़िया, वरना तेरी बेटी के साथ साथ तेरा भी खात्मा कर दूंगी। लेकिन तुझे मारने से पहले मैं इसे मारूंगी ताकि तू इसे तड़पते हुए देखे। इसे तो मैं इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगी कि तू खुद मुझसे इसकी मौत की भीख मांगेगी। क्या? कौन है तू? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तेरा? क्यों परेशान कर रही है उसे? मैं अभी पंडित जी को लेकर आऊंगी। छोड़ दे मेरी बेटी का शरीर। पंडित को बुलाकर तो तू जब लाएगी ना बुढ़िया, जब अपने बिस्तर से उठ पाएगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपना बदला तो मैं लेकर ही जाऊंगी। बदला? कैसा बदला? किस बात का बदला लेना चाहती है तू मेरी बेटी से? ये तुझे बहुत जल्द पता चलेगा, लेकिन जब तक तुझे ये समझ आएगा
तब तक तेरे पास पछतावा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। अपनी माँ की तरफ देखकर मेघना जोर जोर से हंसने लगी। उसने जमीन पर रेंगते हुए एक कीड़े को देखा और उसे उठाकर चॉकलेट की तरह चबाकर खा गई। उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह पीछे की तरफ घुमा दिया और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद पड़ गईं। अचानक से वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी पड़ोस में रहने वाली माया आंटी उनके घर आई। अरे, ये मेघना को क्या हुआ? ये इस तरह जमीन पर क्यों गिरी हुई है? माया ने मेघना के चेहरे पर पानी छिड़का, मगर जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए उसे छुआ तो मेघना का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसे मानो एक जोरदार बिजली का झटका लगा हो। वो बड़ी ही फुर्ती से वहां से उठी और दीवार के सहारे जाकर चिपक गई। वो माया को देखकर घबरा रही थी। तभी गोमती का ध्यान माया के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला पर गया। क्या हो गया मेघना तुम्हें? तुम इस तरह मुझसे घबरा क्यों रही हो? जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। इसे भेज दो यहाँ से। माया को मेघना का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। उसने गोमती की ओर देखा तो गोमती ने उसे इशारों से कुछ ऐसा समझा दिया जो शब्द नहीं समझा सकते थे। माया जल्दी से उनके घर से बाहर निकली और दौड़ती हुई गांव के मंदिर में पहुंची। क्या हुआ बेटी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? पुजारी जी, वो गोमती की बेटी मेघना, उस पर कोई ऊपरी साया है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, वरना वो साया उसे खींच कर ले जाएगा। क्या गोमती की बेटी पर कोई साया हावी है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। माया पुजारी जी को लेकर गोमती के घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेघना कमरे के कोने में दुपक कर बैठी थी और दबी आवाज में कुछ बड़बड़ाते हुए दीवार को नोच रही थी। गोमती लाचार थी, इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। पुजारी जी जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुए तो मेघना को भनक लग गई। वो बड़े ही गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ी। पुजारी, क्यों आया है तू यहाँ पर? अगर इसे बचाने के लिए आया है तो चला जा यहाँ से, क्योंकि मेरी आत्मा इतने सालों से सिर्फ अपने बदले के लिए भटक रही है। और अगर तूने बीच में आकर मेरा बदला पूरा नहीं होने दिया तो खत्म कर दूंगी मैं तुझे भी। बदला? कैसा बदला? आखिर किस बदले की बात कर रही है तू? इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तेरा? जरूरी नहीं है पुजारी कि इंसान हमेशा अपने ही कर्म का फल भोगे। कभी कभी उसे दूसरों के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है और इसे वो भोगना पड़ेगा, वो भी इसकी माँ की आंखों के सामने। क्या? या तो तू सब कुछ सच सच बता दे, या मुझे और भी तरीके पता हैं जिससे तू सच तो बताएगी, लेकिन उससे 100 गुना पीड़ा होगी तुझे। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। तू जो कर सकता है कर ले। पुजारी जी ने अपने हाथ में पकड़े कमंडल से जल निकाला और मेघना के ऊपर छिड़क दिया। जल का स्पर्श पाते ही मेघना बुरी तरह चिल्ला उठी। तभी पुजारी जी ने अभिमंत्रित विभूति से मेघना के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। ये तो ठीक कर रहा पुजारी। तू इस तरह से इसे बचा नहीं सकता। अगर तू आज इसे मुझसे बचा भी लगा तो कल मैं फिर इसके ऊपर हावी होंगी, क्योंकि मेरी आत्मा मुक्त नहीं होने वाली। मेरी आत्मा सालों से इंसाफ के लिए भटक रही है, अपने बदले के लिए भटक रही है। तू मुझे भटकाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी इन बातों में आने वाला नहीं हूँ। तुझे तो मैं मुक्त कराकर ही रहूंगा। तुझ जैसी मैली आत्माएं मुक्ति के मार्ग को ठुकरा देती हैं, लेकिन ईश्वर के आगे तो तुझे झुकना ही पड़ेगा। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं मुक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। पुजारी, गलत इंसान का साथ मत दे, वरना खुद भी पाप का भागी बनेगा। पुजारी बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने वहां पर यज्ञ कुंड जलाया। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होते ही मेघना का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। एक बार को वह आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती, मगर फिर वापस उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। लगभग 2 घंटे लगातार वहां पर पुजारी जी ने यज्ञ किया, मगर यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी वह उस आत्मा को मेघना के शरीर से नहीं निकाल पाए। मेघना का शरीर कमजोर पड़ गया, इसलिए वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता,
ये संभव नहीं है कि यज्ञ के पूर्ण होने के बाद भी कोई आत्मा किसी के शरीर को ना छोड़े। ये आत्मा बिल्कुल पक्का इरादा करके आई है। ठीक कहा था इसने कि ये मुक्त नहीं होने वाली। ये जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेगी तब तक मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगी। गोमती अपनी बेटी की हालत देखकर रो रही थी और पुजारी जी से कह रही थी, आखिर किस बात का बदला चाहिए इसे? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है इसका? मेरी बेटी तो कभी एक मच्छर भी नहीं मार सकती, तो किसी इंसान का क्या बिगाड़ेगी? तभी पुजारी ने गोमती से कहा, लगता है तुमने उसकी बातें ध्यान से सुनी नहीं गोमती। तुम्हारी बेटी अपने किए का फल नहीं भोग रही। जरूर इसके पीछे तुम्हारा या तुम्हारे पूर्वजों का कोई श्राप है, जो वो शक्ति अब तुम्हारी बेटी पर हावी हो रही है। याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये आत्मा किसकी है, तब तक अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी बेटी को एक रक्षा सूत्र दे सकता हूं, मगर वो जैसे ही उसके शरीर से अलग होगा, वो आत्मा फिर उसके ऊपर हावी हो जाएगी। पुजारी जी ने मेघना की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और वहां से चले गए। माया ने मेघना को उसके बिस्तर पर लेटा दिया था। देर रात का वक्त था। गोमती अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर मेघना के बारे में सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका ध्यान सामने की दीवार पर पड़ा। दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से सामने की दीवार पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसी हल्की रोशनी में एक परछाई उभरी, एक नर्तकी की परछाई जो रात के पहर नृत्य कर रही थी। उसके पैर में बंधे घुंघरू और गाने की आवाज जैसे ही गोमती के कानों में पड़ी तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तुम? डर के मारे गोमती का हलक सूख गया। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत उसके सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था और उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। आंखों की पुतलियां सफेद होकर बाहर को आ चुकी थी। उसने एक टक मेघना की ओर देखा और मेघना के हाथ में बंधा वो रक्षा सूत्र वहीं खुलकर गिर गया। उसी समय वो आत्मा फिर से मेघना के शरीर के भीतर प्रवेश कर गई और मेघना ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मरोड़कर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी मां को देखा। पिछले भाग में आपने देखा तुम? डर के मारे गोमती का हलक सूख गया। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत उसके सामने खड़ी थी। चेहरे का मांस बुरी तरह फटा हुआ था और उसके भीतर कीड़े रेंग रहे थे। आंखों की पुतलियां सफेद होकर बाहर को आ चुकी थी। उसने एक टक मेघना की ओर देखा और मेघना के हाथ में बंधा वो रक्षा सूत्र वहीं खुलकर गिर गया। उसी समय वो आत्मा फिर से मेघना के शरीर के भीतर प्रवेश कर गई और मेघना ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मरोड़कर भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी मां को देखा। कहा था ना मैंने, अपना बदला तो मैं लेकर ही जाऊंगी गोमती। पहचान तो गई हो ना मुझे? गोमती डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। ये सच नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन सामने खड़ी मेघना की भयानक हंसी उस पर कहर ढा रही थी। उस हंसी के पीछे छुपे शब्द मानो उसकी आत्मा को चीर रहे थे। अपनी करनी का फल तुझे मिलेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मरी थी, उसी तरह तू अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को तड़पते हुए देखेगी। गोमती का दिल दहल उठा। उसकी आंखों में डर और दर्द एक साथ छलक रहा था, जैसे कोई पुराना राज अचानक उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। वो रो पड़ी और थरथराती हुई आवाज में उस आत्मा से रहम की भीख मांगने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं तुमसे अपनी बेटी की जान की भीख मांगती हूँ। तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। इतना कहकर गोमती ने कांपते हाथों से अपनी ही गर्दन पर चाकू रख लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उसकी हालत देखकर मेघना और जोर जोर से हंसने लगी और उसने गोमती से कहा, खुद की बेटी को तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे? भूल गई
मेरे साथ क्या हुआ था? करीबन 35 साल पहले राजस्थान के राजघराने में एक नर्तकी चंद्रमुखी नृत्य कर रही थी। राजा जी एक टक बस चंद्रमुखी को नृत्य करते हुए देख रहे थे और रानी की नजरें राजा जी पर ही टिकी थी। चंद्रमुखी के लिए राजा की आंखों में जो भाव थे वे रानी को स्पष्ट समझ आ रहे थे। इस नर्तकी चंद्रमुखी के इरादे मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। अपने रूप से वो राजा को बहलाना चाहती है, मेरा स्थान लेना चाहती है, लेकिन मेरे होते ये कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रात के पहर चंद्रमुखी राजमहल से अपने घर के लिए निकल रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबरा कर पीछे मुड़ी तो उसके पीछे राजा जी खड़े थे। राजा जी, आप? डरो मत चंद्रमुखी। तुम्हारे लिए मैं ये नए घुंघरू लेकर आया था। तुम्हारे पांव में बंधे घुंघरू बहुत सुंदर लगते हैं, सोचा तुम्हें भेंट कर दूं। परंतु राजा जी, इसकी क्या जरूरत है? रख लो चंद्रमुखी, प्यार से दे रहा हूं। राजा जी की भेंट को वैसे भी कोई कभी अस्वीकार नहीं करता। राजा जी अक्सर सबको भेंट दिया करते थे, इसलिए चंद्रमुखी ने सीधी सरल भाव से वो घुंघरू ले लिए। पर खिड़की पर खड़ी रानी ये सब देख रही थी और ये देखकर उसका खून खौल उठा। ये चंद्रमुखी अपनी हरकतों से ऐसे बाज आने वाली नहीं है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इसने राजा जी पर कि राजा जी इतने मेहरबान हुए जा रहे हैं। अपनी खूबसूरती से इसने राजा जी को अपने जाल में फंसा लिया है। इसी कारण अब राजा जी मेरी तरफ नहीं देखते। इसका मैं ऐसा हाल करूंगी कि खुद को कभी आईने में देख भी ना पाए। राजा के महल में वापस आने के बाद रानी चुपके से चंद्रमुखी के पीछे गई और उसका रास्ता रोक लिया। रानी सा, आप इतनी रात को यहाँ पर? सच सच बताओ, आखिर चाहती क्या हो तुम? इरादे क्या है तुम्हारे? तुम जानती हो ना, गर्भ से भी हैं हम। राजा का अंश पल रहा है हमारे अंदर। मैं कुछ समझी नहीं रानी सा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हो। ज्यादा ना समझ बनने का नाटक मत करो, समझी? मेरे पति पर, राजा जी पर अपनी नजरें टिकाई हुई हो तुम। अपने रूप से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो, मेरी जगह लेना चाहती हो। लेकिन एक बात की गांठ बांध लेना कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अगर फिर से राजा जी को बहलाने की कोशिश भी की तो उसके ऊपर अफसोस करोगी तुम। बस बहुत हो गया रानी सा। अगर मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। मैं बस आपके महल में नृत्य करने आती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है और उसके लिए पैसा कमाना मेरी जिम्मेदारी है। आप जैसा सोच रही हैं, मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं है। चंद्रमुखी की बातें सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ गया। वो छिपते हुए रात को महल में दाखिल हुई, मगर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। इसी तरह पूरी रात गुजरी। अगले रोज जब चंद्रमुखी महल में नृत्य करने आई तो रानी उस कमरे में गई जहां चंद्रमुखी अपने नृत्य के वस्त्र बदला करती थी। रानी ने चंद्रमुखी के दुपट्टे से उसके कुछ टूटे हुए बाल उठा लिए। आधी रात को वो महल के एक सुनसान कमरे में गई। कमरे के बीचों बीच एक दीपक जलाया और उसके इर्द गिर्द 4 दीपकों से एक घेरा बना दिया। रानी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अपने हाथ में एक काले रंग की गुड़िया पकड़ी। चंद्रमुखी के बालों को उसने गुड़िया पर लपेट दिया और फिर उसके भीतर कीलें गाड़ दी। अब तू देख कैसे तेरा ये सुंदर रूप किसी मुर्दे की तरह हो जाएगा। राजा जी को बहकाने चली थी ना, तेरा तो अब वो हाल होगा कि तड़प तड़प कर अपनी मौत मांगेगी तू। रानी ने काले कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया। वो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और सीधे चंद्रमुखी के घर की ओर बढ़ी। महल से थोड़ी ही दूर चंद्रमुखी का एक टूटा फूटा छोटा सा मकान था। रानी ने उसके घर के पिछले हिस्से की मिट्टी खोदी और उस बुढ़िया को वहां गाड़ दिया। सबसे छिपकर कुछ देर बाद वो वापस महल लौटी और अपने कक्ष में आकर सो गई। ऐसा क्या हो गया तुझे? कल रात तक तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया तुझे? देखूं जरा, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? विमला ने चंद्रमुखी के माथे को छूकर देखा तो उसका माथा बिल्कुल गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। विमला ने कई दिन तक वैद्य जी से चंद्रमुखी का इलाज करवाया, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसका शरीर
सूखी लकड़ी की तरह हो चुका था। चंद्रमुखी, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब इतनी बदसूरत हो गई थी कि खुद को भी आईने में नहीं देख पा रही थी। और जब उसने हिम्मत करके आईने में झांका तो अपने ही रूप को देखकर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो जमीन पर बैठी थी, चेहरा दोनों हाथों में छिपाए, और लगातार रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेहरा सूज चुका था, आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर में जैसे सारी ताकत खत्म हो गई थी। सांसें भारी और आवाज कांपती हुई। वो कभी अपने चेहरे को छूती, कभी आईने की तरफ देखती, फिर सिर झुकाकर सिसकने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई गहरी आग जल रही हो जो उसे अंदर से खा रही थी। उसकी त्वचा तप रही थी और पूरे शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थीं, और लगातार वो भगवान से अपने मौत की दुआ मांग रही थी। चंद्रमुखी की हालत देखकर उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले। जब उसकी बीमारी वैद्य के पकड़ में नहीं आई तो उसकी मां ने तांत्रिकों का सहारा लिया, मगर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। तंत्र की क्रिया, काला जादू किया गया है तुम्हारी बेटी पर, मगर इसका तोड़ सिर्फ वही कर सकता है जिसने इसे किया है। उसके अलावा कोई तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर सकता। ये इसी तरह तड़पेगी और कोई इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। मगर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई भला मेरी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस क्रिया का प्रयोग इसके ऊपर किया गया है, उसका तोड़ वो क्रिया करने वाले के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। किसी ने अपनी ईर्ष्या में तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया है, मगर तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन उसे अपनी करने का फल भोगना ही पड़ेगा। किसी के साथ बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता, अपनी करनी वो खुद भोगेगा। तुम भगवान से प्रार्थना करो, शायद अब भगवान ही इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तांत्रिक बाबा भी हार कर वहां से चले गए, मगर उस दिन के बाद चंद्रमुखी की हालत और बद से बदतर हो गई। चंद्रमुखी की मां उसके लिए खाना लेकर आई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी मां ने उसे उठाने के लिए अपने हाथ का सहारा दिया, तो उसकी मां ने अपने हाथ पर कुछ महसूस किया। जब उन्होंने चंद्रमुखी का बैठाकर उसकी पीठ की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि चंद्रमुखी की पीठ पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे और उसकी कमर का मांस बिल्कुल गल चुका था। शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। विमला ने अपनी आंखों में आंसू भरे, जल्दी से उन कीड़ों को उसकी कमर से झाड़ा और रोते हुए चंद्रमुखी को खाना खिलाया। वो ठीक से खाने का एक निवाला भी नहीं खा पा रही थी। सारा खाना उसके मुंह से बार बार नीचे गिर रहा था। अब मुझसे अपनी बच्ची की ये हालत नहीं देखी जाती भगवान। अगर तू मेरी बच्ची को ठीक नहीं कर सकता तो उसे अपने पास बुला ले और मुझे भी अपने पास बुला ले। अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ मैं। विमला ने चंद्रमुखी के शरीर पर दवाई का लेप लगाया और रोते रोते अपनी चारपाई पर लेट गई। अगली सुबह जब चंद्रमुखी ने अपनी माँ को आवाज दी तो उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रमुखी ने उठकर देखा तो उसकी माँ चल बसी थी। इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा उसका और कोई नहीं था। चंद्रमुखी की आंखों से फूट फूट कर आंसू बह रहे थे। चंद्रमुखी के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी उसके घर में इकट्ठा हुए और उसकी माँ की अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू की गई। माँ की अंतिम क्रिया के बाद चंद्रमुखी अपने घर में किसी जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी रानी उसके घर में आई। सुना मैंने कि तुम्हारी माँ चल बसी। बड़ा दुख हुआ सुनकर, और तुम्हारी हालत देखकर भी। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तुमने भी कुछ ऐसा किया होगा जिसका फल अब भोग रही हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कारण है। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी ये हालत है और तुम्हारी वजह से ही आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद की वजह से। कहा था मैंने मेरे पति से दूर रहो, लेकिन तुम्हें तो रानी की जगह लेनी थी। अब दिखा दी ना मैंने तुम्हें तुम्हारी असली जगह। ऐसा हाल किया है मैंने तुम्हारा कि ना तो जी पाओगी और ना मर पाओगी। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे हाल में देखकर। अब इसी तरह भुगतो और तड़प तड़प कर अपनी मौत आने का इंतजार करो। रानी के मुंह से जब चंद्रमुखी को सच पता चला तो उसके गुस्से का बवंडर फूट पड़ा।
रानी उसकी हालत पर हंसती हुई वहां से चली गई, मगर चंद्रमुखी के लिए अब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई थी। पहले तो वो अपनी माँ को देखकर जैसे जैसे जी रही थी, मगर माँ के चले जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो इस तरह दर्द में तड़प रही थी कि उसने खुद ही मौत को गले लगाने के बारे में सोच लिया। उसने कमरे में रखी छुरी उठाई और अपनी गर्दन पर रख ली। उसकी आंखों से पीड़ा के वो आंसू लगातार बह रहे थे। तेरी वजह से मेरी हालत हुई है गोमती। तेरी वजह से मेरी माँ इतने दुख में इस दुनिया को छोड़कर गई है और आज मैं तेरी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। श्राप है ये मेरा। एक दिन वापस लौटूंगी और उस दिन तबाह कर दूंगी तुझे और तेरे पूरे खानदान को। जिस तरह मैं तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हूँ, वही दृश्य एक दिन तेरी आंखों के सामने आएगा। तू भी अपनी मौत की भीख मांगेगी, अपने परिवार की मौत की भीख मांगेगी, लेकिन मौत नसीब नहीं होगी तुम्हें। चंद्रमुखी ने उसी समय खुद को खत्म कर लिया, मगर जिस तरह उसने तड़पते हुए खुद की जान ली, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, बल्कि बदले के लिए भटकने लगी। कुछ दिन बाद रानी के प्रसव के दिन आए। देर रात उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। शाही राजघराने की दाई को वहां पर लाया गया। रानी बुरी तरह दर्द से बिलख रही थी। तभी कुछ देर बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर उस बच्चे को देखकर दाई माँ की चीख निकल गई। बच्चा मृत था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी देह पर तंत्र का एक निशान बना था, जिसे देखकर दाई माँ बहुत कुछ समझ गई। क्या हो गया दाई माँ? बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है रानी कि आपका बच्चा मृत पैदा हुआ है, बल्कि आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। कोई अतृप्त आत्मा हावी हो रही है आपके ऊपर। आपका वंश नहीं बढ़ने देगी वो। किसी बाबा को बुलाकर अपना इलाज करवा लीजिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं दाई माँ? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। झाड़ फूक करवा लीजिए, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा रानी सा। रानी अपने बच्चे की मौत से उबरी भी नहीं थी कि कुछ ही दिन बाद एक रात उसे महल में घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर रानी के पूरे शरीर में डर दौड़ गया। वह पसीने से भीग चुकी थी और भय से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो घबराते हुए उठी, मगर जैसे ही उसने सामने की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। चंद्रमुखी ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था और वो भयानक तरीके से हंसते हुए रानी की ओर बढ़ रही थी। उसे देखकर रानी अपने कदम पीछे करने लगी, लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। चंद्रमुखी की आत्मा उसके ऊपर झपट पड़ी। रानी जोर से चीखी। उसकी चीख से पूरा महल गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर राजा की आंख खुल गई। राजा दौड़कर आया और रानी को बिस्तर पर बैठाया। क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? और तुम चिल्ला क्यों रही थी? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, वो आई थी। वो मुझे मारने के लिए आई थी। उसने मेरे बच्चे को भी मार डाला था। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। कौन? किसने तुम्हारे बच्चे को मार डाला? और कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगी? चंद्रमुखी की आत्मा वही आई थी। आप तांत्रिक बाबा को बुलाइए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या? चंद्रमुखी की आत्मा? मगर वो तुम्हें परेशान क्यों करेगी? मला तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? डर के मारे रानी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। वो रात जैसे तैसे कट गई। अगले दिन राजा ने एक तांत्रिक को महल में बुलाया। सांझ होते ही तांत्रिक ने महल में एक घेरा बनाया और घेरे के भीतर अग्नि प्रज्वलित करके बैठ गया। उसने कुछ मंत्र पढ़ते हुए चंद्रमुखी की आत्मा को वहां आने का न्योता दिया। तभी रानी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वह जोर जोर से हंसने लगी। रहने दे तांत्रिक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसने जो कर किया है उसका फल इसे भोगना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरी माँ और मैं तड़प कर मरे हैं। इसे भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। न इसके वंश को आगे बढ़ने दूंगी, न इन दोनों को जीने दूंगी। ये आत्मा बहुत खतरनाक हो चुकी है राजा जी। इसे मैं मुक्ति नहीं दिला सकता।
इसका कुछ और निवारण करना होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तांत्रिक। अपना बदला मैं जरूर पूरा करूंगी। तांत्रिक ने सभी को महल के बाहर खड़ा कर दिया और रानी को अपने मंत्रों की शक्ति से महल की चौखट पर खड़ा कर दिया। वे लगातार मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे और रानी के शरीर पर भभूति छिड़कते जा रहे थे। रानी के भीतर चंद्रमुखी की आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी। तांत्रिक ने महल के चारों ओर भभूति से एक चौकोर घेरा बना दिया। कुछ देर की क्रिया के बाद उन्होंने रानी के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया। महल के बाहर बने घेरे के कारण चंद्रमुखी की आत्मा महल से बाहर नहीं निकल सकी और गंगा जल के स्पर्श से वह रानी के शरीर के भीतर टिक भी नहीं सकी। इसलिए उसे रानी का शरीर छोड़कर महल के भीतर प्रवेश करना पड़ा। उसी समय रानी का शरीर कमजोरी से निढाल होकर महल के बाहर गिर पड़ा। मौके का लाभ उठाकर तांत्रिक ने महल का दरवाजा बंद कर दिया और उस पर अभिमंत्रित ताबीज और धागे बांध दिए ताकि चंद्रमुखी की आत्मा हमेशा के लिए महल के भीतर कैद रह जाए। मैंने मंत्रों की शक्ति से उसकी आत्मा को महल के भीतर कैद कर दिया है। अभी के अभी इस महल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ और इतना दूर जाओ कि कभी यहाँ वापस ना आ सको। ये दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हैं। यदि कभी ये खुल गए तो वे तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। चले जाओ, अभी चले जाओ। राजा के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। वह रानी को लेकर दूर एक छोटे से गांव में जाकर बस गया। चंद्रमुखी की आत्मा भले ही महल में कैद कर दी गई थी, लेकिन उसके श्राप से राजा दरिद्र हो गया। ना उसके पास धन रहा, ना ही कोई संपत्ति। समय बीतता गया। रानी ने 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन हर बार संतान जन्म लेने के कुछ ही समय बाद चल बसती। हर नई उम्मीद के साथ एक नई त्रासदी जुड़ती चली गई। 11 साल बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर उसी क्षण राजा की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से रानी मानो श्रापित हो गई थी। धीरे धीरे वही स्थिति रानी गोमती की होने लगी जो कभी चंद्रमुखी की थी। उसकी आंखों में वही खालीपन, वही डर, वही छाया थी। साल बीत गए। उसकी बेटी मेघना बड़ी हो गई। एक दिन खेलते खेलते या शायद किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में मेघना अपने दोस्तों के साथ उसी पुराने महल तक पहुंच गई। वही महल जिसे तांत्रिक मंत्रों की शक्ति से बंद कर गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो दरवाजा उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, मौत का खेल शुरू हो गया। चंद्रमुखी की आत्मा ने राजा के वंश को पहचान लिया था और शायद वही आत्मा बार बार मेघना के सपनों में उस महल की झलक दिखाकर उसे वहां तक खींच लाई थी। कहा था ना मैंने, अपना बदला तो मैं लेकर ही जाऊंगी गोमती। आज तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को तड़पते देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और तुझे ये देखकर और भी ज्यादा कष्ट हो रहा है। मेरी माँ भी इसी तरह तड़पी थी मुझे देखकर, मगर अब ये तड़प ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। गोमती फूट फूट कर रोने लगी। मेघना इस समय निश्चल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका है। उसके चेहरे की सारी खूबसूरती गायब हो चुकी थी। मांस गलकर जगह जगह लटक गया था और गर्दन पर कीड़े रेंग रहे थे। पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा दौड़ रही थी। वो अपनी ये हालत देख नहीं पा रही थी और ना ही उस दर्द को सह पा रही थी। धीरे धीरे वो भी चंद्रमुखी की तरह लाचार और टूटी हुई हो चुकी थी। कांपते हुए उसने पास पड़ी छुरी उठाई और अपनी गर्दन पर रख ली। उसे ऐसा करते देख गोमती चीख उठी। वो अपने बेटी के जान की भिख मांग रही थी, लेकिन चंद्रमुखी गोमती की हालत देखकर उस पर जोर जोर से हंस रही थी। माँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये दर्द, ये पीड़ा असहनीय है। मुझसे अब और नहीं झेला जा रहा। इसलिए अपनी जान देने के सिवा अब कोई और रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। गोमती की आंखों के सामने ही मेघना ने अपनी जान दे दी। गोमती के किए कर्मों का फल आज उसकी बेटी को भोगना पड़ा। ये सब देखकर वो टूट गई। अपने भीतर की आग और पछतावे को और नहीं रोक सकी। उसने कांपते हाथों से पास रखा छुरा उठाया और अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। उस दिन चंद्रमुखी का बदला पूरा हुआ। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन मेघना और गोमती की आत्माएं अब न जाने कितने युगों तक वहीं भटकती रहेंगी।
उस पुराने महल में, अपने मोक्ष की प्रतीक्षा में।